हे गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज ट्रेजर हंटर्स। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी शानदार चल ही रही होगी। आपको तो पता है कि हम साइंस एंड टेक की पीटी 365 को कवर कर रहे थे। पार्ट 4 तक ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। आज है हमारा पार्ट 5। तो पार्ट 5 में आज हम क्या करने वाले हैं, तो आज हम देखेंगे अपने इंडिया के डिफेंस सेक्टर को कि भाई कोई दुश्मन आकर हम पर अटैक कर देगा, कोई और कंट्री हम पर अगर अटैक कर दे, कोई टेररिस्ट हम पर अटैक कर दे, तो हम कैसे बचाएंगे अपनी कंट्री को, और अपनी कंट्री के अपने लोगों को कैसे बचाएंगे, अपनी कंट्री के रिसोर्सेज को कैसे बचाएंगे और कैसे हम उनको करारा जवाब देंगे। तो आज हम देखते हैं हमारी इंडिया में पिछले 365 दिनों में डिफेंस से रिलेटेड क्या क्या हुआ है। सबसे पहले आपको प्राउड फील करने की ज़रूरत है भाई। क्योंकि हमारी इंडिया एक ऐसे इलाइट ग्रुप को ज्वाइन कर चुकी है जिन लोगों ने ऐसी कंट्रीज़, कुछ ही ऐसी कंट्रीज़ हैं जो ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रही हैं, और हमने भी ये टेक्नोलॉजी जो है इसको सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है। अब हम भी ये टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकेंगे। हमने इस टेक्नोलॉजी को सक्सेसफुली बना लिया है, तो काफ़ी प्राउड की बात है। क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी हमने बनाई है इसका नाम है सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट टेक्नोलॉजी, और ये टेक्नोलॉजी बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो अभी भी इसको नहीं बना पाई हैं। केवल कुछ ही ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके पास में टेक्नोलॉजी है, और अब ये टेक्नोलॉजी हमारे पास में भी है। तो क्या है ये टेक्नोलॉजी, न्यूज़ में क्या है, क्यों है, चलो देखते हैं। तो न्यूज़ में ये इसलिए है क्योंकि हमारी इंडिया का जो DRDO है उसने क्या किया है, अभी सक्सेसफुली ये जो टेक्नोलॉजी है इसका यूज़ करते हुए एक फ़्लाइट टेस्ट किया है। और खुशी की बात ये है कि ये जो टेक्नोलॉजी है इसका यूज़ हमने जो किया है इसमें हम सक्सेसफुल रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जिसने इतनी मेहनत की और ये टेक्नोलॉजी बनाई है, जिसने हमें प्राउड फील कराया है, आखिर उसको जानना तो ज़रूरी है। तो उसको जानते हैं, आखिर देखते हैं ये DRDO है क्या। वैसे तो हम सभी को पता ही है, लेकिन फिर भी देखते हैं आखिर DRDO क्या है। तो DRDO की फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग है। किसके अंडर आता है, तो भाई हम पढ़ के आ रहे हैं डिफेंस, राइट। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ही अंडर आता है DRDO। इसका विजन है कि ये हमारी कंट्री को इतना ताकतफुल बनाना चाहता है कि हमारी कंट्री के पास में अपनी खुद की डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ हों, अपनी खुद के डिफेंस सिस्टम्स हों। क्योंकि हमें पता है कि अभी भी बहुत सारे डिफेंस सिस्टम्स जो हैं वो हम दूसरी कंट्रीज से ख़रीदते हैं। तो हम क्या करना चाहते हैं, हमारा DRDO कोशिश करता है कि हम दूसरों से जो सिस्टम खरीद रहे हैं हम अपने आप को इतना पावरफुल बना लें, इतना स्ट्रॉन्ग बना लें, इतना हम खुद में ही इतना निर्भर हो जाएं कि हम अपना ऐसा सिस्टम बनाएं, हमारे सिस्टम अब दूसरी कंट्रीज़ खरीदें। ना कि हम दूसरों के पास में जाएं कि हमें ये सामान अपना दे दो, बल्कि लोग हमारे पास में आए कि आप अपना सिस्टम हमें दो, राइट। तो हम इंडिया को इस पोजीशन पर लाकर खड़ा करना चाहते हैं। अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। भाई क्या मिशन है इस ऑर्गेनाइजेशन का, तो मिशन है कि जो भी आपकी इफ़ेक्टिवनेस को हम बढ़ाना चाहते हैं, कॉम्बैट की इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ाना चाहते हैं। कोई भी अगर हम पर कोई भी अटैक करता है तो उसको हम कैसे करारा जवाब देंगे, उस अटैक को कैसे हम ब्लॉक करेंगे। तो इसके लिए हम खुद को और इफ़ेक्टिव बनाना चाहते हैं, और ज़्यादा मजबूत बनाना चाहते हैं। इसके लिए जो भी टेक्नोलॉजी का यूज होना चाहिए, जो भी टेक्नोलॉजी नई नई बनानी चाहिए, वो सब काम करता है हमारा DRDO। एक ऐसा वेपन सिस्टम बनाता है, एक ऐसे इक्विपमेंट्स को बनाता है जो हमारी फोर्स को और स्ट्रॉन्ग बना दे, ठीक है। हमारे चाहे ये भी नेवी है, चाहे हमारी आर्म्ड फोर्स है, चाहे हमारे डिफेंस है, कुछ भी है, चाहे हमारी आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, कुछ भी, हर एक फोर्स को ये और एम्पावर करना चाहता है। अच्छा, ये इसके मेजर प्रोडक्ट्स क्या हैं, अभी तक इसने कौन कौन से सिस्टम्स को डेवलप किया है, तो इसने अग्नि और पृथ्वी सीरीज़ जो है हमारी मिसाइल्स की, उसको डेवलप किया है। ब्रह्मोस जो हमारी मिसाइल है उसको भी डेवलप किया है। लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाका, एयर डिफेंस सिस्टम आकाश, और बहुत सारी रडार्स, बहुत सारे और वॉरफेयर सिस्टम्स जो हैं, आपका जो बैटल टैंक है अर्जुन, ये भी इन्होंने ही बनाया है। तो यही सिर्फ केवल इतना ही नहीं, इन्होंने और भी बहुत सारा काम किया है। हम आए दिन सुनते रहते हैं कि DRDO ने ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी बना दी, DRDO ने इसको टेस्ट किया, DRDO ने उसको टेस्ट किया, मतलब DRDO हर दिन कुछ ना कुछ नया बनाता ही जा रहा है। अच्छा, अब ये हमने देख लिया कि न्यूज़ क्या है और हमारा DRDO, इसको समझा।
लेकिन न्यूज़ में हमने देखा कि एक नई टेक्नोलॉजी बनकर आई है और वो टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है कि हम काफ़ी इलाइट क्लास में अब जो है इलाइट नेशन में हमारी गिनती हो रही है, राइट। तो ये टेक्नोलॉजी क्या है, इसको समझना चाहिए। सबसे पहली बात अगर हम देखते हैं कि इसका नाम है सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट टेक्नोलॉजी। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये रामजेट क्या है, तभी तो उससे रिलेटेड किसी भी टेक्नोलॉजी को आप यूज़ कर पाएंगे और उसको समझ पाएंगे। हाँ जी, तो इससे पहले कि हम ये टेक्नोलॉजी समझें उससे पहले समझते हैं ये रामजेट को। तो रामजेट, स्क्रैमजेट और जो डुअल मोड रामजेट है इसको पहले समझ लेते हैं, जिससे हम जो टेक्नोलॉजी है रामजेट की उसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो पहली बात तो ये है, क्वेश्चन यही अराइज हो जाता है कि रामजेट, स्क्रैमजेट, डुअल मोड रामजेट ये सब है क्या, कौन सी चीज़ें हैं ये जिनका नाम यहाँ पर हमें पढ़ने को मिल रहा है, हमने तो कभी ये सुना नहीं। तो ये सब क्या है, जैसे कि अभी हमने नाम सुना है ना कि मिसाइल, ठीक है, मिसाइल का नाम तो सबने सुना है। अच्छा, अब ये मिसाइल जो है ये पानी में तो चल नहीं रही है, हमें पता है मिसाइल जो है ये हवा में हम देखने को मिलती है, ठीक है। मिसाइल कहाँ मिलती है भैया, एयर में देखने को मिलती है, ऊपर हम आसमान में देखते हैं तो मिसाइल देखने को मिल रही है, ठीक है। ऊपर ही हमारे जो एटमॉस्फेयर वहीं पर ये लॉन्च होती है। तो हमें ज़रूरत होती है कि हम धरती से इतनी हाई स्पीड में इतना फोर्स लगाएं उस पर कि मिसाइल हमारी एटमॉस्फेयर को पार करते हुए ऊपर जाए, ठीक है। इतनी हाई स्पीड में वो जाती है कि हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर को छोड़कर और बाहर निकल जाती है, एटमॉस्फेयर से भी बाहर निकल जाती है। उसके लिए ज़रूरत क्या होती है, क्या हम यहाँ से धक्का मार देंगे तो ऐसे ही उड़ जाएगी क्या कोई चीज़, नहीं ना। हम कोई बॉल भी अगर यहाँ से अपने बैठे बैठे भी अगर कोई बॉल हम फेंकेंगे ऊपर, तो वो ऐसा तो नहीं है ना कि बॉल हमारी स्पेस में पहुँच जाएगी इतनी तेज़ हम फेंकेंगे, नहीं जी, ऐसा तो नहीं होता ना। बॉल को अगर हम फेंकते हैं तो थोड़ी ही 2 मिली सेकंड के बाद ही नीचे टपक पड़ती है, राइट। तो ऐसा ना हो, हमारी मिसाइल ऊपर जाए और जाती ही रहे, चलती ही रहे, ठीक है, जहाँ हमें पहुँचाना है वहाँ तक वो पहुँच जाए। इसके लिए ज़रूरी होता है कि उसको इतना हाई प्रेशर, इतना हाई फोर्स दिया जाए, इतना थ्रस्ट दिया जाए कि वो ऊपर तक जाए और चलती रहे। उसके लिए फ्यूल चाहिए होगा, उसको चलने के लिए इंजन चाहिए होंगे, राइट। तो कोई एक टेक्नोलॉजी भी तो चाहिए होगी ना कि इतना फोर्स उसको दिया जाए कि वो ऊपर को जा सके, है ना। वरना क्या होगा, उसको तो हम उठा ही नहीं पाएंगे, इतनी भारी तो मिसाइल होती है। तो इसी काम के लिए है ये रामजेट, स्क्रैमजेट, डुअल मोड रामजेट, कि जो हमारी मिसाइल है ये ऊपर कैसे चलती जाएगी, कैसे जो आप आसमान में जो है वो चलती रहेगी, उसको चलाने के लिए ही चाहिए रामजेट, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं आखिर ये क्या है, समझ में आया क्या है। हाँ जी, समझ में आया, ये देखो ये है रामजेट, ठीक है। तो ये रामजेट क्या है, ये हमारे मिसाइल में एक सिस्टम लगा हुआ होता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये जो आपका अब मिसाइल है उसमें हम फ्यूल डालते हैं और वो चलती रहती है। जैसे हम अगर अपनी बाइक की ही बात करें तो बाइक में जब तक फ्यूल नहीं होगा, उसमें पेट्रोल नहीं डलवाओगे तो नहीं चलेगी ना। तो जब बाइक तक नहीं चल रही, रोड पर नहीं चल रही है, और बात तो हम मिसाइल की कर रहे हैं कि हम ऊपर आसमान में चलाएंगे उसको, तो उसमें फ्यूल चाहिए होगा, राइट। तो फ्यूल कितना ले जाओगे आप, कितना ले जाओगे, लिमिट होगी। तो यहाँ पर क्या है कि उस लिमिट को हम तोड़ रहे हैं। रामजेट क्या कर रहा है कि रामजेट ये जो सिस्टम है ये लगा हुआ होता है आपकी मिसाइल में। अब यहाँ पर क्या होता है, जो आपके एटमॉस्फेयर में ऊपर आसमान में जो हवा है उसमें जो ऑक्सीजन है उसका यूज़ करता है, और उस ऑक्सीजन का यूज़ करते हुए हमारी मिसाइल जो है आगे बढ़ती है हवा में, ठीक है। अब होता ये है कि देखो ये हमारी अगर मिसाइल है, ठीक है, ये मिसाइल है, इसमें ये रामजेट लगा हुआ है। अब ये चल रही है इस साइड ये चल रही है, इस साइड चल रही है, और हवा चल रही है इस साइड में। तो ये जो आपका रामजेट है इसमें क्या होता है कि आपका ऑक्सीजन इस साइड से जाएगी, ऑक्सीजन इधर से जा रही है, ठीक है, और ऑक्सीजन इधर से जाएगी तो वो जब जलेगी उसमें जो ऑक्सीजन है उससे कंबंशन होगा तो फोर्स मिलेगा, और फोर्स इस साइड को मिलेगा, और हमारी जो मिसाइल है वो इस साइड को मूव करेगी। इसी के लिए ये रामजेट बनाया गया है। रामजेट क्या है, ये व्हीकल को फॉरवर्ड मोशन में चलाने के लिए यूज़ हो रहा है। ये जो हवा है, जो आपकी ऑक्सीजन है उसका यूज़ करता है, जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है उसका यूज़ करते हुए उसका कंबंशन होता है उस ऑक्सीजन का, इसके अंदर जो है यहाँ पर अंदर ऑक्सीजन का कंबंशन हो रहा है, और ये आगे की तरफ हमारी मिसाइल मूव करेगी। ये सुपरसोनिक स्पीड्स में काम करती है। 3 मैक जो है ये स्पीड इसमें ये काम करती है, ठीक है। 6 मैक तक ये जो है चलती रहेगी, इतनी हाई स्पीड में चलती रहेगी। बट अगर हाइपरसोनिक स्पीड में पहुंच जाए अगर मिसाइल, तब ये जो रामजेट है ये ठीक से काम नहीं कर पाता है। आपको देखना चाहिए कि यहाँ पर कोई भी टरबाइन नहीं लगी, सिंपल से ये लगा हुआ है, अंदर एक ये लगा है और बीच में स्पेस है। इसमें से क्या हो रहा है, इसमें से ऑक्सीजन जाएगी, कंबशन होगा, फोर्स मिलेगा, थ्रस्ट मिलेगी, और आपकी मिसाइल आगे की तरफ मूव करेगी। तो आपको समझ में आया आखिर ये रामजेट क्या है। रामजेट वो सिस्टम है जिसकी वजह से हमारी मिसाइल हवा में आगे मूव करती है, ठीक है। हाँ जी, ठीक है।
स्क्रैम जेट की अगर हम शेप देखें तो इसकी शेप इस तरीके से कुछ है, राइट। और स्क्रैम जेट ऐसा है, ठीक है। इसमें थोड़ा मोटा सा लगा हुआ है, इसमें ये और स्लीक कर दिया और पतला कर दिया है। तो ये स्क्रैम जेट, अब देखो यहाँ पर स्पेस ज़्यादा हो जाएगी, ये देखो आप इसके बीच में ये जगह देखो तो यहाँ पर स्पेस ज़्यादा है, यहाँ पर देखो तो स्पेस कम है। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा पहुँच जाएगी, ज़्यादा स्पीड से ज़्यादा अंदर जाएगी, तो और ज़्यादा कंबशन होगा, और ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, और ज़्यादा फोर्स मिलेगा। तो ये जो है ये हाइपरसोनिक स्पीड में भी और सुपरसोनिक स्पीड में भी काम कर पाता है स्क्रैम जेट, ठीक है। और राम जेट जो है ये हाइपर और सुपरसोनिक स्पीड में ढंग से काम नहीं कर पाता, सिर्फ 6 मैक तक की सुपर स्पीड में काम करता है। अगर हाइपर स्पीड में पहुँच जाए हमारी मिसाइल तो ये ठीक से काम नहीं कर पाएगा, तब हमें ज़रूरत होती है स्क्रैम जेट की, ठीक है। ये हाइड्रोजन को फ्यूल के तरीके से यूज़ करता है और हवा में जो आपकी ऑक्सीजन है उसको ऑक्सीडाइजर की तरह यूज़ करता है, ठीक है। रामजेट और दोनों ही, रामजेट और स्क्रैमजेट दोनों में ही कोई भी मूविंग पार्ट नहीं है, आपको दिख रहा है, इसमें कुछ भी गोल गोल घूमने के लिए नहीं है। हवा जा रही है, कंबशन हो रहा है और आगे को मूव हो रहा है। अब डुअल मोड रामजेट की अगर हम बात करें तो अभी हमने यहाँ पर देखा है 3 से 6 तक का ये रामजेट है, और अगर 4 से 8 तक की रेंज में हमें काम करना होगा तो ये क्या करेगा, ये काम करेगा डुअल मोड रामजेट। ये तब क्या करता है, रामजेट पहले तो रामजेट बना रहता है, लेकिन अगर हमारी स्पीड जो है 8 मैक तक पहुंच जाए तब ये रामजेट ही स्क्रैम जेट बन जाता है, इसीलिए इसका नाम है डुअल मोड। 2 मोड में काम करता है, रामजेट स्क्रैम जेट दोनों ही एक में है, ठीक है। ये सुपरसोनिक और सब सोनिक दोनों ही मोड में काम कर सकता है, ठीक है। ये क्या है, ये एयर ब्रीदिंग इंजन है, ये तीनों की तीनों। इसमें क्या हो रहा है, एयर जो है वही तो इसके अंदर जा रही है, उसका कंबंशन हो रहा है, एनर्जी मिल रही है और आगे को बढ़ रहा है। अब समझ में आपको आ चुका है कि भाई रामजेट क्या है, ठीक है। रामजेट के साथ साथ फ्री में हमने स्क्रैमजेट को भी पढ़ लिया है ना। अब डीआरडीओ भी समझ लिया। अब इस टेक्नोलॉजी को समझते हैं, ये टेक्नोलॉजी क्या है। तो ये मिसाइल प्रोपल्शन सिस्टम है, आपको समझ में आ ही चुका है कि मिसाइल को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा हवा में, ठीक है। स्टार्ट हो गई, आगे हवा में पहुंच गई, लेकिन हवा में आगे कैसे मूव करेगी, आगे मूव कराने के लिए सिस्टम जो है ये मिसाइल में लगा हुआ होता है। इसमें आपको याद रखना है कि एक रॉकेट भी लगा है जो थ्रस्ट प्रोवाइड करता है। रिड्यूस्ड स्मोक नोजल लेस मिसाइल बूस्टर है इसमें लगा हुआ, तो स्मोक ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। इतनी चीज़ हमें समझ में आई। अब ये जो टेक्नोलॉजी है ना, ऐसा नहीं है कि कल हमने बनानी शुरू की, आज बन गई, हमने टेस्ट किया, सक्सेसफुल हो गया, ये ऐसा कुछ नहीं है, राइट। ये 2018 से हम कोशिश कर रहे हैं, कभी हम फेल हो जाते थे, कभी कोई भी फेज़ जो है उसमें पास हुए तो कभी दूसरे में फेल हो गए, इस तरीके से कभी पास कभी फेल, कभी पास कभी फेल, ऐसा होते होते अब जाकर हम सक्सेसफुल हो पाए हैं। तो मेहनत हम 2018 से कर रहे हैं, इंडो रशियन जॉइंट इनिशिएटिव था, उसके अंडर ये हम काम कर रहे थे, लेकिन अब हम इसमें सक्सेसफुल हो चुके हैं, ठीक है। ये क्या करता है, सॉलिड फ्यूल्ड एयर ब्रीदिंग रामजेट इंजन है, हमने अभी रामजेट के बारे में समझ ही लिया है, उसी रामजेट में इसका यूज़ होता है, ठीक है। ये क्या करता है, हवा जो है एटमॉस्फेयर है उसी की ऑक्सीजन का यूज़ करता है, इसीलिए क्योंकि अब इसको क्या करना है, ऑक्सीजन खुद से कैरी करके नहीं ले जानी है, हवा में ऑक्सीजन है उसी का यूज़ कर रहा है, तो ये क्या कर सकता है, और ज़्यादा जो फ्यूल है उसको कैरी कर पाएगा और लाइट वेट होगा, क्योंकि ऑक्सीजन को ये कैरी नहीं कर रहा अपने साथ, ऑक्सीजन तो वहीं पर मिल रही है, उसी का यूज़ कर रहा है। इसकी रियल टारगेट कितनी है, रेंज कितनी है, तो 70 से 340 किलोमीटर की रेंज को ये कवर कर सकता है। अच्छा, ये टेक्नोलॉजी बना ली हमने, इतनी 2018 से मेहनत कर रहे थे, अब सक्सेसफुल हुए हैं, तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, राइट। सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो एरियल जो थ्रेट्स हमें मिलते हैं, ठीक है, हवाई कोई आपका अटैक कर देता है, बाय एयर कोई अटैक करता है, तो उसको हम करारा जवाब दे पाएंगे। और क्या कर सकते हैं, लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स को डेवलप कर पाएंगे इसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए। एज वेल एज अब हम क्या कर सकते हैं कि जो आपकी ये जो मिसाइल्स हैं काफ़ी दूर तक मूव कर पाएंगी, क्योंकि इनको ऑक्सीजन ले जाने की ज़रूरत नहीं है, हवा की ऑक्सीजन का ही ये यूज़ करते रहेंगे। तो ये हो गया हमारा प्राउड मूवमेंट, हमने समझ लिया, राइट, टेक्नोलॉजी समझ ली, बिल्कुल। अब हम देखते हैं सेकंड टॉपिक। सेकंड टॉपिक है सीडीएस, ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो हमने देखा था कि हमारे जो बहुत ही महान व्यक्ति सीडीएस जो थे उनकी डेथ हो चुकी थी, तो उनकी जगह पर अब कौन आएगा, तो यहाँ पर आए हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, वो अब नेक्स्ट सीडीएस हमारी इंडिया के बने हैं। हमने एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति, बहुत ही अच्छे सीडीएस को खो दिया था, लेकिन अब हमें सीडीएस की ज़रूरत थी, तो अब बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान हमारे नेक्स्ट सीडीएस।
अब ये जो CDS हैं ये है क्या, इनको देखते हैं। तो 2019 में इस पोस्ट को अप्रूवल मिला था कि हाँ ये CDS नाम की पोस्ट बनानी चाहिए। हेड होते हैं ये आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के ही ये हेड होते हैं और ये 4 स्टार मिलिट्री ऑफिसर होते हैं। ठीक है, कौन बन सकता है, तो कोई भी चाहे सर्विंग या फिर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल CDS बन सकते हैं। एयर मार्शल भी CDS बनने के लिए एलिजिबल होते हैं। एडमिरल, जो वाइस एडमिरल है वो भी CDS बन सकते हैं। इनकी एज 62 ईयर से कम होनी चाहिए, बस कंडीशन इतनी है। इसको किसने प्रपोज किया था कि एक CDS नाम की पोस्ट भी बननी चाहिए, तो बहुत सारी कमिटीज़ हैं, इन्होंने टाइम टू टाइम रिकमेंड किया था कि CDS की पोस्ट बनाई जाए। जैसे कि कारगिल रिव्यू कमेटी 2000 में बनी थी, तब से ही रिकमेंडेशन शुरू हो चुकी थी। फिर है नरेश चंद्र कमेटी, ठीक है, 2011 में इन्होंने भी कहा कि CDS की पोस्ट को बनाइए। शेकतकर जो कमेटी है 2016 में, इन्होंने भी रिकमेंड किया था CDS की पोस्ट को और 2019 में अप्रूवल भी मिल चुका है। टेन्योर की बात करें तो ये जो टेन्योर वैसे तो 62 ईयर तक की एलिजिबिलिटी है, लेकिन 65 ईयर तक की टेन्योर को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अब रोल और पावर क्या होती हैं, तो ये हेड डिपार्टमेंट होते हैं सारे मिलिट्री अफेयर्स के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सेक्रेटरी के तौर पर भी ये काम करते हैं। परमानेंट चेयरमैन होते हैं जो आपके चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी हैं उनके। मेंबर ऑफ डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल होते हैं। डिफेंस प्लानिंग कमेटी के भी ये मेंबर होते हैं। प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइज़र होते हैं, अगर डिफेंस मिनिस्टर को कोई भी मुद्दे पर अगर एडवाइस चाहिए है तो कौन देगा एडवाइस, CDS ही एडवाइस देंगे। और जो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है उनको भी यही एडवाइस देते हैं। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ GSAT-7 सीरीज़ सैटेलाइट। ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी इंडियन आर्मी ने क्या बताया, उन्होंने कहा कि हमारा जो सैटेलाइट बेस्ड जो सिस्टम है वो अभी रेडी है ऑपरेशन के लिए। ठीक है, अब ऑपरेशन ये वो वाला नहीं है कि चीर फाड़ करनी है भैया, कि हमारा जो हार्ट ट्रांसप्लांट करना है कि कुछ करना है, नहीं वो नहीं है। ठीक है, बायोलॉजी में अभी मत जाओ, यहाँ पर अभी हम डिफेंस पढ़ रहे हैं। तो इन्होंने क्या बोला है कि एक ऑपरेशन चलाया था हमारी इंडियन आर्मी ने। उन्होंने कहा कि जो हमारा स्काईलाइट ऑपरेशन है उसके अंडर हमारा एक खुद का सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम जो है वो अब रेडी है। उन्होंने इस बात के लिए टेस्ट किया कि क्या ये रेडी है या नहीं है। भाई ये किस बात की सैटेलाइट है, क्यों इसका टेस्ट हो रहा है, क्या मुद्दा है, ये बताया जाए। तो मुद्दा ये है कि अभी तक हमारी जो आपकी जैसे नेवी है हमारी, ठीक है, नेवी है, एयरफोर्स है, उनके पास में खुद का कम्युनिकेशन सैटेलाइट सिस्टम होता है। उनको कोई भी कम्युनिकेशन करना होता है तो वो अपने सैटेलाइट की मदद से ही कम्युनिकेशन करते हैं। बट हमारी जो आर्मी है, हमारी आर्मी के पास में अभी तक ऐसा कोई कम्युनिकेशन सैटेलाइट सिस्टम नहीं था। तो उसी कम्युनिकेशन सैटेलाइट सिस्टम को बनाने की यहाँ पर बात की गई है। स्काईलाइट ऑपरेशन के अंडर इन्होंने ये सैटेलाइट्स बनाए हैं। अब वो बन गए तो उनका टेस्ट किया जा रहा है कि क्या सही में कम्युनिकेशन हो रहा है या नहीं, कोई इसको हैक तो नहीं कर पाएगा, इसमें कोई थ्रेट तो नहीं है, ये सब जांच हो रही है। ठीक है, अभी क्या है कि जितनी भी कम्युनिकेशन करती है आर्मी, तो 30% जो कम्युनिकेशन है आर्मी जो करती है, क्योंकि इसके पास में खुद का सैटेलाइट नहीं है, तो ये GSAT-7A सैटेलाइट जो है उसी की हेल्प से खुद की कम्युनिकेशन को करती है। ठीक है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने एक आर्मी का प्रपोजल था उसको क्लियर किया कि हाँ GSAT-7 भी सैटेलाइट को बनाया जाए। तो अभी GSAT-7 सीरीज़ सैटेलाइट्स हैं क्या, जो अभी न्यूज़ में है, जो सैटेलाइट ये बन रहे हैं। 7A का यूज़ कर रही थी, 30% इसी का यूज़ करके कम्युनिकेशन हो रहा था। अब 7B जो है वो बनाने का अप्रूवल मिल गया था, उसी की टेस्टिंग अभी हुई है। तो ये जो GSAT-7 सीरीज़ सैटेलाइट हैं ये क्या हैं, तो ये एडवांस्ड सैटेलाइट्स हैं जिसको हमारे इसरो ने डेवलप किया है। ठीक है, किसने डेवलप किया है, इसरो ने डेवलप किया है, जिससे कि जो हमारी डिफेंस सर्विसेज हैं, जैसे कि हमारी आर्मी है, हमारी नेवी है, हमारी एयरफोर्स है, इनको कोई भी कम्युनिकेशन करना है तो ये कम्युनिकेशन करने के लिए इन सैटेलाइट का यूज़ करेंगे। अब भाई वो फ़ोन करके या फिर व्हाट्सएप करके या फिर SMS करके, तो या फिर फेसबुक चलाकर, मैसेंजर चलाकर, टेलीग्राम चलाकर, इंस्टाग्राम चलाकर तो चैटिंग नहीं करेंगे ना। हमारी इतनी बड़ी हमारी जो आर्मी है, हमारी एयरफोर्स है, हमारी नेवी है, वो अगर ये इंस्टाग्राम और इन सब चीज़ों से अगर कम्युनिकेशन करना शुरू कर देंगे तो हो गया काम। हमारी कंट्री की सिक्योरिटी जो है इतनी इजी नहीं है मेंटेन करना। ठीक है, हमारी तरफ से हमारी कंट्री में बहुत सारी कंट्री जो आसपास के नेबर हैं
वो भी हमें पता ही है कि बहुत 2-3 ऐसे हॉस्टाइल नेबर भी हैं जिनसे हमें सिक्योर रहना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ज़रा सी भी चूक करेंगे तो हो सकता है हम पर कोई अटैक हो जाए, ठीक है। इसीलिए हमारे कंट्री को और सिक्योर बनाने के लिए ऐसे ही जो हम आम लोग जो है कॉमन पीपल जिन चीज़ों का कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, हमारी आर्मी उसका यूज़ नहीं कर सकती। भाई हम जैसे लोगों का तक क्या होता है, कोई अकाउंट हैक हो जाता है, राइट। हमारे नंबर पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं। तो कोई आईडी है वो हैक हो जाती है, तो हमारी जब आईडी हैक हो सकती है, हमारे अकाउंट हैक हो सकते हैं, तो हमारी आर्मी उसके तो पीछे जाने कितने लोग जो हर टाइम पड़े रहते होंगे कि उसकी जो सिस्टम है उसको हैक किया जा सके। तो इसीलिए उनको चाहिए एक सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम, और ये वो करते हैं सैटेलाइट्स के ज़रिए, ठीक है। तो GSAT-7 सैटेलाइट है, उसका यूज़ किया जाता है। हमारे डिफेंस जो सर्विसेज हैं वो कम्युनिकेशन करती हैं। 2013 में इसको लॉन्च किया गया था। इसको मेनली इंडियन नेवी यूज़ करती थी अपने कम्युनिकेशन नीड्स के लिए। इंडियन नेवी क्या करती है, रियल टाइम कम्युनिकेशन लिंक जो है उसको मेंटेन करती है इसी के ज़रिए। जी जो अब ये नेवी कौन सा यूज़ कर रही है, G7, ओनली G7। 7A है वो 2018 में आया। ये कनेक्टिविटी बूस्ट करता है किसके बीच में, ग्राउंड रडार स्टेशन, एयरवेज, एयरबोर्न अर्लिंग वार्निंग, ठीक है। तो इसको इंडियन एयर फोर्स जो है वो यूज़ कर रही है, ठीक है। समझ में आ रहा है। 7 जो है GSAT-7 उसको हमारी नेवी यूज़ कर रही है। GSAT-7A उसको एयरफोर्स यूज़ कर रही है। अब आया है GSAT-7B जिसको हमारी आर्मी यूज़ करेगी। भाई उसके पास में कोई सैटेलाइट नहीं था, अब है, ठीक है। अब उसने बना लिया है, तो आर्मी जो है उसकी कम्युनिकेशन के लिए हेल्प कौन करेगा, GSAT-7B। समझ में आया। 3 तरीके के सैटेलाइट, 7 जिसको नेवी, ठीक है, 7A एयरफोर्स, 7B आर्मी। नेक्स्ट टॉपिक है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस, जी हाँ, ये भी न्यूज़ में आ चुकी है। अच्छा, अभी ये न्यूज़ में क्यों है, तो न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि जो फिलीपींस है वो हमसे ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल को ख़रीदने के लिए उतावला हो रहा है, वो ख़रीदना चाहता है। अच्छा जी, तो ये क्या है ब्रह्मोस जिसको हम अब फिलीपींस को बेचेंगे। तो ब्रह्मोस क्या है, एक यूनिवर्सल लॉन्ग रेंज सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल सिस्टम है, ठीक है। अब ये जो क्रूज मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है, ये अब तक वैसे तो आपको पता होगा, बट नहीं पता है तो समझ लो कि क्रूज मिसाइल जो है वो एक जगह से अगर इसको दूसरी जगह पर जाना है तो ये कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी। ये होती है क्रूज मिसाइल, ठीक है। हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ही ये रहेगी। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल क्या है, वो पूरे एटमॉस्फेयर को पार करते हुए चली जाएगी, ठीक है। एटमॉस्फेयर को पार करते हुए जाएगी, उसको हम बोलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। समझ में आया। क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती हैं, सुपरसोनिक मतलब ये हवा की स्पीड से भी ज़्यादा तेज चलेगी, ठीक है। यूनिवर्सल लॉन्ग रेंज से कहीं पर भी ये जा सकती है। तो ब्रह्मोस क्या है, एक यूनिवर्सल लॉन्ग रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम है जिसको हम लैंड, सी और एयर कहीं से भी, कहीं पे भी ज़रूरत पड़े हम कहीं से भी इसको लॉन्च कर सकते हैं। सरफेस और सी दोनों में ही अगर टारगेट है, हमारा कोई टारगेट है, कोई दुश्मन है जहाँ पर हमको ये जो अपनी मिसाइल लॉन्च करनी चाहे वो हवा में हो या फिर वो आपका सरफेस में है, एयर में, हम इसको कहीं से भी चलाएंगे। सरफेस में टारगेट है तो उसको भी हम हिट कर पाएंगे, और सी में है तो उसको भी हम हिट कर पाएंगे, ठीक है। अब ये ब्रह्मोस है, ये नाम थोड़ा अलग सा नहीं लग रहा है, हाँ लग रहा है। क्यों लग रहा है, क्योंकि ये दो कंट्री हैं, उनकी ये कोलैबोरेशन है, इंडिया और रशिया। नाम क्या है, नाम है ब्रह्मोस, मतलब ब्रह्मा और मोस्कावा, ठीक है, मोस्कवा। तो ब्रह्मपुत्र एंड मोस्कवा रिवर जो है, इनके नाम को मिलाकर ये ब्रह्मोस रिवर जो है, ब्रह्मोस मिसाइल जो है, ये इसका नाम दिया गया है। अब ये जो है 2 रिवर के नाम पर है। 2 रिवर कहाँ पर है, जो ब्रह्मपुत्र है ये तो हमें पता ही है, हमारी इंडिया में है। मोस्कवा जो है ये रशिया में है। ये 2 स्टेज की मिसाइल है, ठीक है। इसमें सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर इंजन को यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, सॉलिड फ्यूल का यूज़ हो रहा है जब ये स्टार्ट होती है फर्स्ट स्टेज में, टेक ऑफ वाले टाइम में, ठीक है। लिक्विड रामजेट जो है वो सेकंड स्टेज में यूज़ हो रहा है। रामजेट तो अब तक क्लियर हो ही चुका होगा क्या होता है, तो उसमें लिक्विड जो फ्यूल यूज़ होगा वो रामजेट में यूज़ होगा। ये फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पर काम करते हैं। मतलब क्या कि भाई इसको आप, कोई दुश्मन अटैक करे जा रहा है आप पर, आपने कहा अच्छा जी हम पर अटैक कर रहे हो, लो अभी हमारा जवाब सुनो तुम, और हमने लिया और ये ब्रह्मोस जो ब्रह्मोस अपनी मिसाइल इसको लॉन्च किया। हमने कहा ठीक है अब ये अपना काम खुद करेगी, तब तक हम जरा थोड़ी सी कॉफ़ी पी कर आ रहे हैं, एक कॉफ़ी ब्रेक पर जा रहे हैं। तो हम तो बैठे अपने इंस्टाग्राम की रील देख रहे हैं मज़े से, और कॉफ़ी हाथ में है, कॉफ़ी को एंजॉय कर रहे हैं, और ब्रह्मोस जो है वो दुश्मन के साथ में सीधे डील कर रही है। हमने क्या किया, फायर किया और फॉरगेट कर दिया, ये अपने आप से अपना काम कर लेगी, ठीक है।
अच्छा, रेंज ऑफ द मिसाइल। अब इसकी रेंज अगर हम बात करें तो पहले 290 किलोमीटर की ही रेंज थी, क्योंकि हम जो MTCR रिजीम को फॉलो कर रहे थे। लेकिन अब हम MTCR को हमने ज्वाइन करा है 2016 में, उसके बाद में इसकी रेंज 600 किलोमीटर तक की हो जाएगी। ठीक है। दूसरे सिमिलर ऐसे ही मिसाइल सिस्टम जैसे हमारे ब्रह्मोस है, कौन कौन से हैं दुनिया भर के, तो चाइनीज SD-1 सुपरसोनिक मिसाइल है। ये कॉम्प्रिहेंसिव वेपन सिस्टम है, जिसमें मिसाइल है, लॉन्च, कमांड, कंट्रोल, टारगेट इंडिकेशन, कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट सिस्टम, इन सब के लिए सिस्टम इसमें बने हुए हैं। फिर है टोमाहॉक। ठीक है, ये US और इसके जो अलाइज हैं, इसके दोस्त हैं, उन सब ने मिलकर इसको डेवलप किया है। ये लॉन्ग रेंज ऑल वेदर सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसको शिप्स से लॉन्च किया जाएगा। और ये 1000 माइल अवे दूर, अगर मतलब 1000 माइल जो दूर कोई भी इसका टारगेट है उसको भी ये हिट कर पाएगी। फिर इजराइल की जो मिसाइल है उसका नाम है सी ब्रेकर। ये 5th जनरेशन लॉन्ग रेंज ऑटोनोमस प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल सिस्टम है, जो कि हाई वैल्यू मैरीटाइम और लैंड टारगेट को हिट कर पाएगी। फिर है P-800 ऑनिक्स या कॉन्ट। ये रशिया का सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल है, जो कि जिसके पास में एक इफेक्टिव गाइडेंस सिस्टम है, और ये फायर एंड फॉरगेट मिसाइल पर ही जो ऑब्जेक्टिव है उसी पर ही ये काम करता है। समझ में आया? जी हाँ। अब देखते हैं क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल के बीच में कुछ डिफरेंस को देखते हैं। वैसे तो समझ में आ ही चुका है कि कैसे कैसे मूव करती हैं, पर यहाँ पर भी देख लेते हैं। तो क्रूज मिसाइल क्या है? अनमैन्ड सेल्फ प्रोपेल्ड गाइडेड व्हीकल है, जिसमें क्या है, ये जो एरोडायनेमिक लिफ्ट से ये फ्लाइट हो सकती है, उड़ सकती है। ठीक है, इसको आप फ्लाइट दे सकते हैं। ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में रहती है। ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि ये कहाँ रहती है, अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर रहती है। और बैलिस्टिक मिसाइल जो है ये एटमॉस्फेयर को पार करते हुए जाती है, एटमॉस्फेयर को पार कर देगी, इतना याद रखो। क्लासिफिकेशन की बात करें तो सबसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक हो सकती है। बैलिस्टिक लॉन्च मोड और रेंज प्रोपल्शन सिस्टम कौन सा यूज़ हुआ है उसके बेसिस पर इसको हम क्लासीफाई करते हैं। तो सिर्फ आपको कुछ याद नहीं रखना है, आपको बस इतना याद रखना है कि क्रूज मिसाइल जो है वो इस तरीके से चलती है, एटमॉस्फेयर के अंदर रहती है। बैलिस्टिक मिसाइल ऐसे चलती है, एटमॉस्फेयर के बाहर होकर आती है। यहाँ पर देखने को मिल भी रहा है, ये क्रूज मिसाइल जो है ये एटमॉस्फेयर हमारा यहाँ पर ये लाइन है, इसके अंडर ही है। क्रूज मिसाइल यहाँ पर है और बैलिस्टिक बाहर जाकर फिर अंदर आई है। ठीक है। अच्छा, और जो मिसाइल कौन कौन सी हैं जो कि अभी न्यूज़ में रही, तो है अग्नि मिसाइल। ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी इसका क्या हुआ है, सक्सेसफुल ट्रेनिंग जो है वो अभी लॉन्च की गई है। ठीक है, अग्नि 3 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की सक्सेसफुल ट्रेनिंग हो पाई है। अग्नि 3 जो है इसकी रेंज है 3000 किलोमीटर तक की, मतलब आप यहाँ पर बैठकर अपने आसपास 3000 किलोमीटर तक इसको लॉन्च कर सकते हैं। और पेलोड की बात करें तो 1.5 टन तक का ये भारी भरकम वजन ये कैरी कर सकता है, पेलोड को कैरी कर सकता है। अग्नि सीरीज जो मिसाइल हैं इसमें ये इंडिया के जो न्यूक्लियर वेपन सिस्टम है उसकी ये बैकबोन है। ठीक है, ये क्या है, ये मिसाइल इंडिया की जितना भी न्यूक्लियर वेपन्स है उसको ये कैरी कर सकती हैं, उसको डिलीवर कर सकती हैं, तो ये बैकबोन है। ये जो है ये आपका अग्नि मिसाइल किस प्रोग्राम के अंडर बनी है, तो आपको याद रखना है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, बहुत ही टैलेंटेड हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था और उसी के अंडर अग्नि मिसाइल को बनाया गया है। नेक्स्ट है S-400। तो ये क्या है, न्यूज़ में क्यों है, तो अभी क्या है कि हमने ये रशिया से ये मिसाइल सिस्टम को परचेज़ किया था, तो हमें खतरा था कि US जो है हम पर सैंक्शन ना लगा दे, क्योंकि काटसा जो है एक US का लॉ है जिसके अंडर ये क्या करता है, ऐसी कंट्री जो रशिया से डीलिंग करती है तो उस पर ये क्या करता है, कुछ ना कुछ सैंक्शंस को लगाता है। बट हम लकी हैं क्योंकि हम पर ये सैंक्शंस नहीं लगाए गए हैं। अच्छा, तो ये इतना खतरा मोल लेकर हमने S-400 को ख़रीदा है। तो आखिर ये क्या है S-400 जिसके लिए हमने इतना खतरा मोल लिया, तो ये एक मोबाइल लॉन्ग रेंज सरफेस टू ईयर मिसाइल सिस्टम है। मतलब क्या, हम सरफेस से ईयर की तरफ इसको लॉन्च करेंगे और ये इसकी रेंज काफ़ी बड़ी है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा है। इसमें 4 अलग अलग तरीके की मिसाइल्स लगी हुई हैं जो कि एनिमी एयरक्राफ्ट जो है उसको इंगेज कर सकती हैं। बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम भी लगा हुआ है। ठीक है, और इनकी अलग अलग रेंज है, जैसे 400 किलोमीटर है आपकी एनिमी एयरक्राफ्ट की, 250 है बैलिस्टिक मिसाइल्स की, मीडियम रेंज 120 किलोमीटर किसकी है,
तो ये एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम की ये रेंज है। कैपेबिलिटी क्या है कि 80 टारगेट को एक साथ जो है इंगेज कर सकता है। रिस्पॉन्स टाइम है 9 से 10 सेकेंड। मतलब अगर ये जो आपका S-400 सिस्टम एक जगह पर है, ठीक है, और 80 मिसाइल या फिर कोई भी आपका वेपन जो है हमारी तरफ आ रहा है ना, इसके तरफ आ रहा है, तो ये 9 से 10 सेकेंड के अंदर ही ये सारे के सारे जितने वेपन इसकी तरफ अटैक हुए हैं उन सबको न्यूट्रल कर सकता है। उनका कोई असर नहीं होगा, सबको फेल कर देगा, उन सबको टैकल कर पाएगा। तो कितना अच्छा है ये, राइट। नेक्स्ट है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स। डीआरडीओ ने अभी सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है अपने इंडिया का खुद का डेवलप किया हुआ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स। कहाँ से इसको जो है लॉन्च किया गया है, फायर किया गया है, तो ये हमारा जो मेन बैटल टैंक है अर्जुन, उससे ही इसको टेस्ट किया है। ये क्या है, ये हाई एक्सप्लोजिव एंटी टैंक जिसको हम हीट बोलते हैं, वॉर हेड को ये एम्प्लॉय करता है, इसमें लगा हुआ है ये, जो कि आपके एक्सप्लोजिव रिएक्टरी आर्मर जो हैं इनसे प्रोटेक्टेड आर्मर्ड व्हीकल्स होते हैं उनको जो बचाता है, ये उसको भी हरा देगा। ठीक है, मतलब कोई ऐसा दुश्मन का व्हीकल है जिसमें प्रोटेक्शन लगी हुई है, तो ये हमारा जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, ठीक है, जिसको भी हमने टेस्ट किया, ये उस प्रोटेक्शन को भी हटाकर उस व्हीकल पर अटैक कर पाएगा। ठीक है, अलग अलग प्लेटफॉर्म से इसको हम क्या कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ठीक है, डीआरडीओ ने अभी इसका सक्सेसफुली टेस्ट किया है। तो इंडिजीनियसली हमारी इंडिया ने खुद ही इसको डेवलप किया है। इसमें काफ़ी कम वजन है। ठीक है, फायर एंड फॉरगेट मिसाइल जो है वो इसमें इंक्लूडेड है और इसको लॉन्च किया जाएगा मैन पोर्टेबल लॉन्चर से। ठीक है, एक ऐसा लॉन्चर जो मैन जो है उसको कैरी कर सकता है खुद के साथ में, उस लॉन्चर से हम इसको जो है लॉन्च कर सकते हैं। ये मिनिएचर्ड फॉर्म है। ठीक है, इसमें मिनिएचर्ड इंफ्रारेड इमेजिंग सीकर भी लगा हुआ है और एडवांस एवियोनॉमिक्स का भी इसमें यूज़ हुआ है, जो कि ऑन बोर्ड कंट्रोल और गाइडेंस प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट है BLSRSAM। क्या है ये, वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। न्यूज़ में इसलिए है डीआरडीओ ने इसको भी अभी बनाया है और सक्सेसफुली टेस्ट इसका हुआ है। ये शिप वॉर्न वेपन सिस्टम, मतलब ये जो सिस्टम है कहाँ पर लगा हुआ होगा, ये हमारी जो शिप होती हैं, वॉर शिप होती हैं, उनमें ये लगा हुआ होगा। ये हवा में जो भी अगर हमारा कोई हवाई अटैक होता है तो उस पर ये स्ट्राइक कर पाएगा। ठीक है, जो बिल्कुल पास में टारगेट आ गया है तो उससे ये लड़ पाएगा। मतलब अगर हमारी जो शिप है उससे 40 से 50 किलोमीटर ऊपर ही कोई अटैकर लगा हुआ है तो उसको ये अटैक कर सकता है। ठीक है, ये डिज़ाइन हुआ है अस्त्र मिसाइल के बेसिस पर। ठीक है, अस्त्र मिसाइल जो है उसके जैसा ही इसका डिज़ाइन बेस्ड है। नेक्स्ट है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। डीआरडीओ ने सक्सेसफुली अभी 6 टेस्ट जो इसके हैं उसको किया है और सक्सेसफुल हम रहे हैं। QRSAM जो है ये शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। इसको हमारे डीआरडीओ ने ही डिज़ाइन किया है और डेवलप भी किया है। ये एक प्रोटेक्टिव शील्ड प्रोवाइड करता है। ठीक है, हमारी जो आर्मी है जो मूव कर रही है और एनिमी अटैक करा जा रहा है तो आर्मी को ये प्रोटेक्टिव शील्ड जो है ये प्रोवाइड करता है। इसकी रेंज 25 से 30 किलोमीटर तक की है। नेक्स्ट है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल। इसका भी सक्सेसफुली टेस्ट हुआ है। तो कितनी खुशी की बात है, कितना हमें प्राउड फील हो रहा है कि हमारा डीआरडीओ इतने भी टेस्ट कर रही है, हम सक्सेसफुल होते जा रहे हैं, राइट। जितना भी हम पढ़ते जा रहे हैं सब में हम सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो बी श्योर अगर ये है ये मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, मतलब क्या इसमें मैन जो है इसको अपने साथ कैरी कर सकता है। एयर डिफेंस सिस्टम है ये, जिसको डीआरडीओ ने खुद बनाया और खुद ही डेवलप किया है, खुद ही डिज़ाइन किया है। ये जितना भी लो एल्टीट्यूड पर, मतलब थोड़ी ही ऊंचाई है उस पर से हमें कोई भी हवाई अटैक हो रहा है तो उसको हम न्यूट्रल कर सकते हैं, उसको हम जवाब दे सकते हैं। ये क्या है, इसको डुअल थ्रस्ट की ज़रूरत होती है। इसको धक्का 2 जगह से मिलता है, सॉलिड मोटर से मिलता है और इसमें जो है सॉलिड मोटर है वो इसको 2 बार धक्का देता है, डुअल थ्रस्ट देता है, दुगना थ्रस्ट देता है, उससे ये चलता है। ठीक है, इसमें एक मिनिएचर्ड रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम भी लगा हुआ है और इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स का इसमें यूज़ हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं हेलिना की। तो हेलिना क्या है, इसको डीआरडीओ हमारी जो है जिसके बारे में हमने पढ़ा था, तो ये डीआरडीओ ने ही इसको भी डेवलप किया है। ये हेलीकॉप्टर जो लॉन्च, ये हेलीकॉप्टर जो है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है हेलिना। ठीक है, ये डीआरडीओ की हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड एंटी
टैंक गाइडेड मिसाइल है। अब इसकी अगर हम बात करें तो थर्ड जनरेशन फायर एंड फॉरगेट क्लास की ये ATGM एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम है, जो कि हमारी एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर के ऊपर लगा हुआ है। मतलब क्या, इस ये जो मिसाइल है ये हम कैसे चलाएंगे, हमारे हेलीकॉप्टर के ऊपर ये मिसाइल लगी है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। तो ये क्या करेगी, हमारे जो दूसरे जो दुश्मन के टैंक्स होते हैं उनको ये डिस्ट्रॉय करेगी। चाहे दिन हो, रात हो, सर्दी हो, धूप हो, गर्मी हो, बारिश हो, हर टाइम ये काम कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है अस्त्र MK1 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है भारत डायनेमिक्स के साथ में कि अस्त्र MK1 मिसाइल्स जो हैं इसको बनाया जाए। ठीक है। DRDO ने इस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र किया है, जो आपकी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड है VDL, उसको ये टेक्नोलॉजी जो है DRDO ने ही ट्रांसफ़र की है कि आप इन मिसाइल्स को बनाएं। ठीक है। ये जो आपकी मिसाइल सिस्टम है, ये हमारी जो विजुअल रेंज होती है 37 किलोमीटर, ये उससे भी दूर जाकर काम कर सकती हैं। एयर टू एयर मिसाइल्स हैं जिनको हम एयरबॉर्न एसेट से जो है फायर करेंगे और ये एयरबॉर्न टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। ये मिसाइल्स जो हैं ये इसलिए डिज़ाइन की गई हैं कि ये फाइटर जेट्स पर हम इनको लगाएंगे। हमारे इंडिया के जो फाइटर जेट्स हैं जैसे सुखोई 30 MK1, तेजस है, MiG-29K है, इन सब के जो फाइटर जेट्स हैं इन पर ये डिप्लॉय हम कर देंगे। तो जब ये फाइटर जेट्स फाइट करेंगे तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रलय मिसाइल। प्रलय मिसाइल का जो अभी टेस्ट है वो सक्सेसफुली DRDO ने किया है। फिर से खुश हो जाओ भाई, सक्सेसफुल रहे हैं हम। ये इंडिया ने खुद बनाया है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। अगर रेंज की बात करें तो 150 to 500 किलोमीटर्स तक की इसकी रेंज है। ठीक है। गाइडेंस सिस्टम है, इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट नेविगेशन मैकेनिज्म्स का इसमें यूज़ हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक में अब हम पढ़ेंगे सबमरीन्स के बारे में। अभी तक हम मिसाइल्स के बारे में पढ़ रहे थे, अब सबमरीन्स के बारे में पढ़ेंगे। न्यूज़ ये है कि जो 5th स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है बागीर, वो हमारी नेवी को मिल चुकी है। ठीक है। और न्यूज़ क्या है, तो इसको डेवलप किया गया है। 6 स्कॉर्पियन सबमरीन्स जो हैं वो बन रही थी प्रोजेक्ट 75 के अंडर, तो उसमें 4 बन गई थी, ये 5वीं है जो नेवी को मिल चुकी है, इसका नाम बागीर है। ठीक है। मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड इसको बना रहे थे, और ये जो एक नेवल ग्रुप ऑफ फ्रांस है, फ्रांस का एक ग्रुप है, उसने ये टेक्नोलॉजी दी थी हमारी मजगांव डॉक को, और उन्होंने प्रोजेक्ट 75 के अंडर बोला था कि हम 6 स्कॉर्पियन सबमरीन्स बनाएंगे। तो एक तो बागीर है, 4 कौन कौन सी और 5 कौन कौन सी अलग हैं, तो है कलवरी, खांडेरी, करंज, बेला, ये हमें ऑलरेडी मिल चुकी हैं। बागीर अब मिल गई, बागशीर मिल जाएगी। ऑपरेटिंग रेंज कितनी है, तो एंटी वॉरशिप एंटी सबमरीन ऑपरेशन ये कर सकते हैं, इंटेलिजेंसी को गैदर कर सकते हैं, सर्विलांस कर सकते हैं, और नेवल माइंस जो हैं उनको भी ये देख सकते हैं, नेवल माइंस लेइंग में हेल्प कर सकते हैं। माइंस यहाँ पर ये जो खुदाई वाली माइंस नहीं है, ये माइंस वो हैं जो एकदम से फट जाती हैं, बॉम्ब जैसा, ठीक होता है। तो वो वाली माइंस जो है वो हमें अगर कहीं पर डिप्लॉय करनी है तो हम इन सबमरीन्स का यूज़ करके डिप्लॉय कर सकते हैं। अब अलग अलग सबमरीन्स के क्लासेस हैं जिसको हम देखते हैं। तो हमारे पास में बहुत सारे तरीके की सबमरीन्स है, जैसे कि हमारे पास में है समरसिबल शिप बैलिस्टिक न्यूक्लियर मिसाइल, ठीक है, सबमरीन, ठीक है। फिर है न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन्स, और है डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन्स। तो समरसिबल शिप बैलिस्टिक न्यूक्लियर जो आपकी सबमरीन है ये डिटेक्ट नहीं हो पाती है, इसको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, ये नीचे डूब जाती है, नीचे पानी के अंदर ये काम करती है। इसको हमने स्टील्थ एंड प्रिसाइज डिलीवरी के लिए, मतलब अगर किसी मान लो किसी भी कंट्री से हमारा कोई अटैक हो जा रहा है, कोई लड़ाई हो जा रही है, कोई वॉर हो जा रहा है, तो हम समुद्र के नीचे छिप कर, ठीक है, सबमरीन की हेल्प से छिप कर पानी के नीचे नीचे ही किसी अपनी जो आर्मी है या फिर अपनी नेवी है उस को न्यूक्लियर जो भी हमारे वेपन्स हैं उसको हम डिलीवर कर पाएंगे। ठीक है। तो इसके लिए ये जो सबमरीन है इसका हम हेल्प करते हैं, हेल्प लेते हैं। और ऐसी हमारी जो सबमरीन है उसका नाम है INS अरिहंत। ठीक है। ये पानी के नीचे नीचे चली जाएगी, पानी के नीचे नीचे जाएगी तो होगा ये कि जब पानी के नीचे नीचे जा रही है तो किसी को ऊपर से दिखेगी नहीं तो छिप कर काम करती है, ठीक है, छिप सकती है, तो किसी को पता नहीं चलेगा, दुश्मन भी देख नहीं पाएंगे, तो इसको ख़त्म भी नहीं कर पाएंगे, डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे, इस पर अटैक भी नहीं होगा। अच्छा,
नेक्स्ट है न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन्स। ठीक है, ये वो सबमरीन हैं जिनमें नॉन न्यूक्लियर वेपन्स और साथ ही साथ में न्यूक्लियर वेपन्स, दोनों ही वेपन्स इसमें लगे हुए होते हैं। ये माइंड वॉरफेयर अगर हो रहा है उसमें इंगेज हो सकती है, ये डिस्ट्रॉय कर सकती है एनिमी के शिप्स को, और बैटल ग्राउंड जो है उसमें भी ये हेल्प करती है। अभी कुछ ही कंट्रीज़ हैं जिनके पास में ये सबमरीन है, और हम काफ़ी प्राउड फील कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास में भी ये सबमरीन है। बाकी और किस किस के पास में है, तो यूके, यूएस, चाइना, रशिया, इंडिया, फ्रांस, बस ये 6 कंट्रीज ऐसी हैं जिनके पास में सबमरीन है। ठीक है, तो ये बड़े बड़े कंट्रीज़ के नाम दिख रहे हैं, उसमें हम भी बड़े हैं क्योंकि भाई हमारा भी नाम यहाँ पर दिख रहा है। नेक्स्ट तरीके की सबमरीन है वो है आपकी डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन्स। इनके पास में डीजल इंजन होते हैं, इसीलिए छिप नहीं पाती, ज़्यादा लंबे समय तक ये पानी के अंदर नहीं रहेंगी, इनको सांस लेने के लिए पानी के ऊपर रहना पड़ता है। ठीक है, इसमें शिशु कुमार क्लास आती है जो कि जर्मनी से बिलोंग करती है, किलो क्लास, सिंधु घोष क्लास जो है ये रशिया से हमने लिया, और कलवरी क्लास भी है। और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की अगर हम बात करें तो सबमरीन, शिप्स या एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो अभी न्यूज़ में हैं, तो पहला है आईएनएस विक्रांत। ठीक है, आईएनएस विक्रांत। अभी हुआ ये है कि हमारा खुद का बनाया हुआ एयरक्राफ्ट कैरियर जिसका नाम है आईएनएस विक्रांत, इसको जो हमारे पीएम है उन्होंने कमीशन कर दिया है। आईएनएस विक्रांत जो है इसको किसने बनाया है, तो हमारा जो इंडियन नेवी का डायरेक्टरेट है नेवल डिज़ाइन के, उन्होंने इसको डिज़ाइन किया है। ये कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में बना हुआ है। ठीक है, ये शिपयार्ड पब्लिक सेक्टर शिपयार्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंडर ये आता है। ठीक है, हमारे पास में पहले भी एयरक्राफ्ट कैरियर्स थे, लेकिन वो या तो ब्रिटिश ने बनाए हैं या फिर रशियंस ने बनाए हैं। ब्रिटिश ने जो बनाए थे उसका नाम भी आईएनएस विक्रांत ही था और आईएनएस विराट था। रशियंस ने जो बनाए हैं वो था आईएनएस विक्रमादित्य जो अभी हमारे पास में है भी। लेकिन जो आईएनएस विक्रांत है, अब आप बोलोगे कि मैम आईएनएस विक्रांत तो ब्रिटिश ने बनाया था, अब हमने बनाया है तो हमने भी इसका नाम आईएनएस विक्रांत क्यों रखा, तो हमने ये नाम इसलिए रखा है क्योंकि आईएनएस विक्रांत चाहे ब्रिटिशर्स ने बनाया हो, बट ये हमारी इंडिया का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था, तो हमने उसी के नाम पर हमने जो खुद बनाया है उसका भी नाम रखा है। डिटेल्स की बात करें तो जो भी इसमें मटेरियल इसको बनाने में यूज़ हुआ है उसका 76 मटेरियल हमारे इंडिया का ही है। ठीक है, शॉर्ट टेक ऑफ जो है शॉर्ट टेक ऑफ बट असिस्टेड रिकवरी का इसमें यूज़ किया गया है। ठीक है, जिसमें स्काई जंप हम कर सकते हैं, एयरक्राफ्ट को लॉन्च करने में ये हेल्प हो जाएगी, इसमें एयरक्राफ्ट को भी हम लॉन्च कर सकते हैं। प्रोजेक्ट 15B जो है ये भी न्यूज़ में रहा, क्योंकि मर्मुगांव और सूरत शिप जो है प्रोजेक्ट 15B के अंदर बनी थी और उसको अभी जो है लॉन्च कर दिया गया है। तो मर्मुगांव और जो सूरत है ये कुछ जगह का नाम नहीं यहाँ पर है, यहाँ पर है शिप के नेम। ठीक है, प्रोजेक्ट 15B के अंडर बने हैं तो प्रोजेक्ट 15B को भी जानते हैं। ये प्रोजेक्ट है, ये कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर जो है उसका ही कंटिन्यूएशन में ये प्रोजेक्ट है। ठीक है, 15A का एक पार्ट था, उसी का ये कंटिन्यूशन है, इसको नाम दिया गया है प्रोजेक्ट 15B। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ही इसको बना रहे हैं। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट 17A, तो तारागिरी और उदयगिरी शिप जो हैं इनको लॉन्च किया गया है। तो आपको याद रखना है कि प्रोजेक्ट 17A के अंडर हैं तारागिरी और उदयगिरी, और मझगांव और सूरत हैं प्रोजेक्ट 17B के अंडर। 17B के अंडर है नहीं, ये है प्रोजेक्ट 15B के अंडर। ठीक है, 15B के अंडर बने हैं क्या, मर्मुगांव और सूरत शिप। 17A के अंडर बने हैं तारागिरी और उदयगिरी, ये भी शिप हैं। ये एडवांस्ड वर्जन है P-17 फ्रिजेट्स की। ठीक है, P-17A शिप्स जो हैं ये डिज़ाइन किए हैं इंडियन नेवीज वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो ने। 75% जो ऑर्डर हैं वो इंडिया की इंडिजीनियस फर्म्स को ही प्लेस किए गए हैं इसको बनाने के लिए। प्रोजेक्ट 75I की बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक्सटेंड कर दिया है, डेडलाइन जो था उसको और बढ़ा दिया है। 6 सबमरीन इस प्रोजेक्ट के अंडर बन रहे हैं प्रोजेक्ट 75I के अंदर। तो इसमें डेडलाइन जो था कि आपको इस समय तक ये जो है 6 सबमरीन हमें देने हैं, अब इन्होंने कहा कि आप थोड़ा और टाइम ले सकते हैं। इसमें इंडिया के खुद के बनाए हुए सबमरीन्स जो हैं बनाए जाएंगे, खुद से ही ये जो सबमरीन्स है वो बनाए जाएंगे, इंडिया खुद बनाएगा। इसमें जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल का यूज़ होगा। ठीक है, फिर है इंडियन नेवल शिप बागशीर जो 6th और लास्ट सबमरीन है प्रोजेक्ट 75 के अंडर, वो भी लॉन्च हो चुकी है। तो अभी हमने देखा था वागीर, जो हमने सबसे पहली न्यूज़ देखी थी सबमरीन्स में, तो वागीर देखा था, हमने बोला था कि बागशीर मिलेगी, तो अब ये जो है बागशीर भी मिल चुकी है। ये डीजल अटैक सबमरीन है। ठीक है,
अब जो प्रोजेक्ट 75 है इसके बारे में हमने ऑलरेडी बहुत डिटेल में पढ़ ही लिया है, तो यहाँ पर नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, डिटेल में हमने पढ़ा था। एयरक्राफ्ट, ड्रोन और हेलीकॉप्टर जो भी न्यूज़ में रहे हैं, तो डॉर्नियर एयरक्राफ्ट फ्लाइट जिसको हम DO-228 बोल रहे हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशंस ने लॉन्च कर दिया है फर्स्ट कॉमर्शियल फ़्लाइट किसकी, जो मेड इन इंडिया डॉर्नियर 228 है, उसकी फर्स्ट कॉमर्शियल फ़्लाइट जो है वो लॉन्च कर दी गई है। किसने अनाउंस किया है? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने, ठीक है। इसको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है और डिलीवर कर दिया है एलियांस एयर के लिए। एलियांस एयर इंडिया का पहला कॉमर्शियल एयरलाइन होगा जो कि इंडिया मेड एयरक्राफ्ट को सिविल ऑपरेशंस के लिए उड़ाएगा, ठीक है। एयरक्राफ्ट जो है इसमें 5 रिमोट टाउन्स हैं, उनको ये लिंक करेगा। एयरक्राफ्ट लिंक करेगा अरुणाचल प्रदेश से लेकर असम के डिब्रूगढ़ तक, जो अलग अलग टाउन्स हैं उनको ये लिंक करेगा। ये पार्ट है गवर्नमेंट का, उड़ान जो स्कीम है उसका ही एक पार्ट है। अच्छा, फिर आपने ये सुना होगा LCH, ठीक है, काफ़ी न्यूज़ में रहा था, इसका फुल फॉर्म है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इंडियन एयरफोर्स ने जो आपके इंडिया के ही जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हैं उन्होंने जो बनाए थे मल्टी रोल लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जिनका नाम है प्रचंड, उनको इंडक्ट कर लिया है इंडियन एयरफोर्स ने, ठीक है। अब ये इंडिया है 7th कंट्री बन गई है जिन्होंने ये अटैक हेलीकॉप्टर्स बनाए हैं। फीचर्स की बात करें तो इसकी रेंज 550 किलोमीटर्स तक की है, 3 घंटे तक ये लगातार उड़ सकता है। सर्विस सीलिंग जो है इसकी मैक्सिमम डेंसिटी जितनी ऊंचाई तक ये उड़ सकता है वो है 6.5 किलोमीटर्स तक। पूरी दुनिया का ओनली हेलीकॉप्टर है जो कि लैंड कर सकता है और टेक ऑफ कर सकता है 5000 मीटर की ऊंचाई पर भी, ठीक है। इक्विप्ड है, इसमें काउंटर मेजर हैं डिस्पेंसिंग सिस्टम के, और ये प्रोटेक्ट करता है आर्मी के रडार जो हैं वो इसको नहीं देख पाएंगे। आर्मी नहीं, यहाँ पर एनिमी, ठीक है, तो एनिमी जो है, एनिमी के रडार्स इसको नहीं देख पाएंगे। एनिमी के जो मिसाइल्स हैं वो भी इसको नहीं देख पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिजीनियस स्टील्थ ड्रोन। इंडिजीनियस स्टील्थ ड्रोन जिसको हम बोलते हैं अनमैन्ड कॉम्बैट एयरबोर्न व्हीकल UCAV, इसने अपनी पहली फ्लाइट जो है उसको करके देखा है। ये आपका घातक का ही प्रिकर्सर है, ठीक है। घातक आर्म्ड स्टील ड्रोन प्रोग्राम है, उसमें ये प्रिकर्सर है, उसका ये प्रिकर्सर है। ऑरा जो है इसको हम बोलते हैं ऑरा, ठीक है। ऑरा किसको बोलते हैं? ऑरा बोलते हैं जो घातक आर्म्ड स्टील ड्रोन प्रोग्राम है, इसको हम ऑरा बोलते हैं। ये सेल्फ डिफेंडिंग हाई स्पीड रिकॉन्सनेंस UAV है, ठीक है, जो कि आपका वेपन फायरिंग कैपेबिलिटी के साथ में इक्विप्ड है। इसको डिज़ाइन किया है एरोनॉटिक डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट ने, ठीक है। फिर है चिनूक हेलीकॉप्टर्स, ये न्यूज़ में इसलिए हैं क्योंकि US आर्मी ने अपनी जो फ़्लाइट है चिनूक हेलीकॉप्टर्स की, इसको ग्राउंड किया है। जब उनको लगा था कि हेलीकॉप्टर जो हैं वो रिस्क पर हैं, इंजन में फायर लग सकती है, इंजन में आग लग सकती है, तो इन्होंने इसको ग्राउंड कर दिया था, ठीक है। इनको लैंडिंग करी थी इनकी। अब चिनूक हेलीकॉप्टर जो हैं ये हैं क्या, तो ये मल्टी रोल वर्टिकल लिफ्ट प्लेटफॉर्म है जिनका यूज़ किया जाता है ट्रूप्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। कोई भी आपका जो इक्विपमेंट है, आर्टिलरी है, फ्यूल है, इसको ट्रांसफ़र करना है, ट्रांसपोर्ट करना है अलग अलग टेरेंस में, डिफ़िकल्ट टेरेंस में भी, तो भी हम इसको पहुंचा सकते हैं इसकी हेल्प से। ह्यूमैनिटेरियन और डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस में भी इसका यूज़ होता है। इंडियन एयरफोर्स में 2019 में इसको इंडक्ट किया गया था। नेक्स्ट है तेजस मार्क 2। कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी ने क्लियर कर दिया है तेजस मार्क 2 प्रोजेक्ट, ठीक है। ये प्रोजेक्ट क्या है? ये एक और ही ज़्यादा कैपेबल वर्जन है। हमारा जो खुद का तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है उसका और भी कैपेबल वर्जन है तेजस मार्क 2 प्रोजेक्ट। तेजस क्या है? ये सिंगल इंजन लाइट वेट हाईली अजाइल मल्टी रोल सुपरसोनिक फाइटर जेट है। इसको डिज़ाइन किया है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने DRDO के अंडर, और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, इन दोनों ने मिलकर इसको डिज़ाइन किया है। तेजस मार्क 2 की अगर हम बात करें तो ये 4.5 जनरेशन मशीन का यूज़ कर रहा है, ठीक है, और इसमें 70% इंडिया का ही जो मटेरियल है वो यूज़ हुआ है। इसमें बहुत ही ज़्यादा पावरफुल GE414 इंजन का यूज़ हुआ है, लॉन्गर कॉम्बैट रेंज है और बहुत ही ज़्यादा कैपेबल है ये किसी भी वेपन को यूज़ करने में, कैरी करने में, ठीक है। नेक्स्ट है कामिकेज ड्रोन्स। तो इंडियन आर्मी ने कामिकेज ड्रोन्स को ईस्टर्न लद्दाख में इंडक्ट करा है। कामिकेज ड्रोन्स की बात करें तो ये छोटे से अनमैन्ड एयरक्राफ्ट हैं जिनमें बहुत सारे एक्सप्लोजिव्स हैं, ठीक है।
ये एक्सप्लोजिव्स हैं, ये डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगर ये टारगेट को हिट करें तो ये फट जाएंगे और टारगेट भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। और ये इनको हम स्विचेबल ड्रोन्स भी बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें ब्लेड लाइन विंग्स जो हैं ये लॉन्च पर फैलते हैं, इसके विंग्स और फैल जाते हैं। नेक्स्ट है हर्मीज स्टारलाइनर अनमैन्ड सिस्टम। इसराइल जो है पहली ऐसी कंट्री बन गई है जिसने अपने जो हर्मीज स्टारलाइनर ड्रोन से इसको अलाउ किया है कि सिविलियन एयर स्पेस में भी इसको उड़ाया जा सकता है, ठीक है। ये सिविलियन एयर स्पेस में अलाउ है कि ये उड़ सकते हैं। और ये अब जो है, अभी तक क्या होता था कि सिर्फ जो आपकी आर्मी है या फिर डिफेंस के एरिया है बस वहीं पर उसी के यूज़ में होते थे, उसी एरिया में ये यूज़ होते थे। बट अब ये इंटीग्रेटेड सिस्टम है और अब ये क्या है कि ये सिविलियन एयर स्पेस में भी उड़ाया जा सकता है। कुछ और न्यूज़ भी हैं, चलो उनको देखते हैं। तो पहले है डर्टी बॉम्ब। डर्टी बॉम्ब का नाम सुनते ही कहीं आपको ये तो याद नहीं आ रहा है, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि कोई बॉम्ब है वो ज़मीन पर गिर गया और उसमें मिट्टी लग गई है तो वो गंदा हो गया है। नहीं, ये वैसा बॉम्ब नहीं है, उसका नाम डर्टी बॉम्ब नहीं है। तो अभी हुआ ये है कि रशिया ने कहा है कि यूक्रेन जो है वो मुझ पर डर्टी बॉम्ब गिरा देगा। अभी डर्टी बॉम्ब क्या है, तो ये ऐसा बॉम्ब होता है जिसमें रेडियो एक्टिव मटीरियल होते हैं, ठीक है, जैसे कि यूरेनियम, जो कि फैल जाएंगे हवा में, ठीक है। जब इसको एक्सप्लोड किया जाएगा तो ये हवा में फैल जाएंगे। इसमें कोई भी हाईली रिफाइंड रेडियो एक्टिव मटेरियल का यूज़ नहीं होता है, ठीक है, जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब में होता है वैसा इसमें बहुत ही रिफाइंड रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज़ नहीं होता है। बल्कि इसमें जो रेडियो एक्टिव मटेरियल आता है वो हॉस्पिटल्स, न्यूक्लियर पावर स्टेशन, रिसर्च लैब से जो बचा हुआ मटेरियल होता है वही इस डर्टी बॉम्ब में यूज़ होता है। अब क्योंकि बचा कुचा मटेरियल ही इसमें हम यूज़ कर रहे हैं तो ये बहुत सस्ता होता है और बनाना भी काफ़ी ईजी और जल्दी ये बन जाता है। नेक्स्ट है इंडिजीनियस डिफेंस इक्विपमेंट हैंडेड टू इंडियन आर्मी। इंडिजीनियस डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं जो इंडियन आर्मी को हैंड कर दिए गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने हैंडेड ओवर करे हैं बहुत सारे इंडिजीनियस डिफेंस इक्विपमेंट्स को इंडियन आर्मी के लिए। क्या क्या इक्विपमेंट्स दिए गए हैं, तो फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर एज अ सिस्टम जो है इसको दिया गया है। ये एक प्रोग्राम है इन्फेंट्री मॉडर्नाइजेशन के लिए जिसमें सोल्जर्स जो हैं हमारे उनको मॉडर्न असॉल्ट राइफल मिलेगी, एक हेलमेट मिलेगा, एक बुलेट प्रूफ जैकेट मिलेगी, कम्युनिकेशन और सर्विलांस सिस्टम दिया जाएगा। नेक्स्ट है एंटी पर्सोनल माइन निपुण, ठीक है, इसको हम सॉफ्ट टारगेट ब्लास्ट म्यूनिशन भी बोलते हैं। ये जो विंटेज NMM14 माइंस है उसको ये क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। नेक्स्ट है लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट, ये सर्व करेगा क्या, ये जो बोट्स हम अभी यूज़ करते हैं पैंगोंग सो लेक में सर्विलांस के लिए उन बोट्स को ये क्या करेगा, रिप्लेस करेगा और अब उन बोट्स की जगह पर लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट का यूज़ होगा। नेक्स्ट है कार्ल गुस्ताफ M4। स्वीडन ने कहा है कि वो अब ये जो इस कार्ल गुस्ताफ M4 वेपन सिस्टम है इसको इंडिया में मैन्युफैक्चर करेगा। आर्मी ये जो सिस्टम है इसको यूज़ कर रही है 1976 से, ठीक है। कार्ल गुस्ताफ राइफल है, ठीक है। कार्ल गुस्ताफ क्या है, ये एक रिकॉइललेस राइफल है जिसको मैन कैरी कर सकते हैं और ये मल्टी रोल जो है निभा सकती है। M4 वेपन सिस्टम जो है ये कैपेबल है फायरिंग को, बहुत सारे वैरायटी ऑफ एम्यूनिशन, बहुत सारे अलग अलग तरीके की जो आपकी वेपन्स है उसको ये फायर कर सकता है। इसमें एंटी आर्मर एलिमिनेशन राउंड्स होते हैं, मैक्सिमम रेंज इसकी 1500 मीटर की है। नेक्स्ट है पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। आर्मीनिया ने पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर जो है वो प्लेस किया है इंडिया के पिनाका मल्टी बैरल रेंज रॉकेट लॉन्चर को लिए। तो हमारी आर्मीनिया जो है वो इंडिया से इस सिस्टम को खरीद रही है। ये सिस्टम हमारे इंडिया का खुद का बनाया हुआ सिस्टम है, ठीक है। हमारी इंडिया का खुद का बनाया हुआ ही एक रॉकेट सिस्टम है जिसमें एक टाइम पर ही बहुत सारे रॉकेट्स को हम लॉन्च कर सकते हैं और ये मूव भी कर सकता है। ये आपको दिख रहा है, ये ट्रक जैसे दिख रहे हैं उसमें ये लगे हुए हैं तो ये मूव भी कर सकते हैं, राइट। डेवलप इसको किया है DRDO ने। नेक्स्ट है समरसीबल प्लेटफॉर्म फॉर अकॉस्टिक एंड कैरेक्टराइजेशन एंड एवेल्यूएशन, जिसको हम स्पेस बोल रहे हैं। ये स्टेट ऑफ द आर्ट टेस्टिंग और एवेल्यूएशन फैसिलिटी है। इसको लॉन्च किया है DRDO ने। सोनार सिस्टम्स के लिए बनाई गई है ये, ठीक है, जो कि इंडियन नेवी यूज़ करती है। सोनार क्या है, सोनार हेल्पफुल है कि हम जो इंडिया के ओशियंस हैं
ठीक है, उनको हम मैप कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। जो हम अपने जो ओशन है आसपास, ठीक है, उनको हम एक्सप्लोर और मैप कर सकते हैं, क्योंकि साउंड वेव जो है वो पानी में दूर तक जाती है। जितना भी रडार और लाइट वेव नहीं जा सकती उतनी दूर तक साउंड वेव जाती है, और उन साउंड वेव का यूज़ करते हुए हम ओशन की मैपिंग कर सकते हैं। वन ऑफ अ काइंड फैसिलिटी है पूरी दुनिया में ये स्पेस, ठीक है, जो कि स्पेशली डिज़ाइन की गई है सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म बनाने के लिए। ठीक है, मेनली इसको यूज़ करा जा सकता है सोनार सिस्टम को इवेलुएट करने के लिए। हम क्विक डिप्लॉय कर सकते हैं और रिकवर कर सकते हैं बहुत सारे सेंसर्स को, और बहुत सारी वेपन वगैरह भी हम इसमें डिप्लॉय करने के लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि हमें बताएगा कि भाई आगे है क्या। ठीक है, फिर अभ्यास। अभ्यास क्या है? अभ्यास हाई स्पीड एक्सटेंडेबल एरियल टारगेट है। इसकी सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट हुई है। कहाँ से हुई है? ITR चांदीपुर से। ठीक है, ये चांदीपुर कहाँ पर? उड़ीसा में है। इसमें ट्विन अंडर स्लंग बूस्टर्स लगे हुए हैं, जो कि इसको थ्रस्ट प्रोवाइड करते हैं। स्टार्ट जो हम टेक ऑफ करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो इसको मिलेगी। ये इंडिजीनियस अनमैन्ड एरियल टारगेट सिस्टम है, ठीक है, जो कि हमारी इंडियन आर्म फोर्स की ज़रूरतें हैं उनको ये पूरी करता है। जो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट है DRDO की, उसने इसको डिज़ाइन किया है। नेक्स्ट है हाई एनर्जी लेज़र सिस्टम हेल्स। ठीक है, तो अभी SFO टेक्नोलॉजी ने पार्टनरशिप की है DRDO के सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम्स की एंड साइंसेस लैब से, जिससे कि हेल्थ को बनाया जा सके। ये जो सिस्टम है ये एमिट करता है इतनी थर्मल एनर्जी कि हम जो टारगेट है उसको इनफेक्टिव कर सकते हैं। बिना लड़ाई झगड़े से हम क्या करेंगे, इतनी ये एनर्जी, इतनी हीट ये प्रोवाइड करेगा दूसरे के वेपन को कि वो अब इनफेक्टिव हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। एयर, ग्राउंड, सी स्पेस हर जगह ये काम कर सकता है। ये लेज़र वेपन सिस्टम है। ठीक है, लेज़र इतनी ज़्यादा तेज़ से ये फेंकता है कि दूसरे का वेपन ही ख़राब हो जाएगा। ठीक है, ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं ये बीम को प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है। अब इंडिया के अगर प्रोजेक्ट की बात करें तो दुर्गा सेकंड, काली प्रोजेक्ट, आदित्य प्रोजेक्ट इसी के अंडर है। चाइना, रशिया, UK, इजराइल जो हैं उनके पास में प्रोग्राम है कि वो इस जो टेक्नोलॉजी है इसको डेवलप कर सकें। नेक्स्ट है बटरफ्लाई माइंस। बटरफ्लाई माइंस जो है ये कोई ऐसी माइन नहीं है जिसमें से बहुत सारी बटरफ्लाइज निकल रही हैं, या फिर हम माइनिंग कर रहे हैं तो बटरफ्लाई निकल के आ रही है। नहीं, वो चीज़ नहीं है यहाँ पर। ये क्या है? ये पहली बात तो माइंस, ये माइनिंग वाली माइन ही नहीं है। ये जो बॉम्ब जैसा होता है जो एकदम से फट जाती है, ये वो वाली माइन है। तो ये एक हथियार है, समझ लो। ठीक है, बटरफ्लाई माइंस, ये फोटो में आप देख रहे हैं तो ये थोड़ा थोड़ा बटरफ्लाई का शेप इसमें है। तो रशिया ने कहा है कि जो आपकी ये आपकी जो रशिया को एक्यूज़ किया गया है, ऐसा कहा गया कि रशिया ये बटरफ्लाई माइंस का यूज़ कर रहे हैं, और ये यूज़ नहीं करना है क्योंकि ये डेंजरस है चिल्ड्रन के लिए, क्योंकि बच्चों को ये खिलौने लगते हैं, वो इसको मुंह में डालते हैं और इसको तोड़ने लगते हैं और ये फट जाती है। बच्चे जो हैं, आप सोच सकते हो उनके मुंह में अगर ये फट जाए तो क्या ही होगा, राइट। तो ये PFM-1 और PFM-1S ये दो तरीके के बटरफ्लाई माइंस से, इनको हम ग्रीन पैरेट भी बोल सकते हैं। इनका ग्रीन कलर ये देखने को मिल रहा है। ये डिप्लॉय कैसे होते हैं? इनको हम ड्रॉप कर देते हैं हेलीकॉप्टर से, मतलब ऐसे जैसे हम सीड नहीं थ्रो कर देते हैं तो वो अपने आप से उगाते हैं, ऐसे ये हेलीकॉप्टर पर बैठकर हम इसको ऐसे फैला दें, अगर ड्रॉप कर दें तो जगह जगह पर गिर जाएंगे, तो ऐसे ये फैलते हैं। ठीक है, एंटी पर्सनल माइंस जो हैं इनको हम एंटी पर्सनल माइन भी बोलते हैं, और इनको बैन किया गया है। इंटरनेशनल कन्वेंशंस ने इसको बैन किया कि ये यूज़ नहीं होगा। लेकिन ये कन्वेंशन जो है ये रशिया और यूक्रेन ने साइन ही नहीं की, तो वो ये माने क्यों, राइट। इसीलिए ऐसा कहा गया है रशिया इसको यूज़ कर रहा है और ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है। अब मान लो आप जा रहे हो रास्ते में, ये आपको पड़ी हुई मिल जाए तो आप भी सोचोगे अरे कोई खिलौना चलो उठा लूँ, राइट। अब आप हम लोग तो बड़े हैं तो अब खिलौना देखकर इतना हम अट्रैक्ट होते नहीं है, बट बच्चे तो इसको खिलौना समझ कर उठा सकते हैं ना। अब बच्चों की आदत होती है कि वो कोई भी चीज़ होती है, खिलौना है तो उसको मुंह में रख लेंगे। अब मुंह में रखते ही अगर ये फट जाए तो क्या ही होगा, राइट। इसीलिए इसको कहा गया है कि काफ़ी खतरनाक है, इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। इसी के साथ में भाई जो भी हमारे डिफेंस से रिलेटेड न्यूज़ थी सब हम कवर कर चुके हैं, और आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। सब कुछ समझ में आया है तो आपको क्या करना है बताने की जरूरत तो नहीं है, पर फिर भी आपको बता दे रहे हैं कि आपको करना ये है कि वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करना है, जिससे कि जो आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको फटाफट से मिले, फटाफट से पढ़े और वीडियो देखकर खुद को और अपडेट कर पाएँ।